हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने के लिए तैयार हैं, है ना। आज जो है जीके के साथ साथ 5 क्लास के हिंदी के बुक और 4 क्लास के हिंदी के बुक से संबंधित प्रश्न हम लोग सीखेंगे, है ना। यदि आप इस चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन वीडियो मिलता रहे, है ना। चलते हैं आगे हम लोग। सांची, पहला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? कला व मूर्ति कला का, है ना। तो इसका विकल्प है जैन का, बौद्ध का, मुस्लिम का या ईसाई का। सांची का संबंध बौद्ध धर्म से है। सही जवाब यही है, बौद्ध धर्म यानी बौद्ध से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या बिंबिसार। तो सही जवाब है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य होगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? है ना, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? अश्वघोष, विशाखदत्त, गौतम, कालिदास या भास, हैं। तो सही जवाब है मुद्रा राक्षस के लेखक, है ना, मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं वो विशाखदत्त हैं। क्लियर। अब और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अशोक हैं, चाणक्य हैं, गौतम बुद्ध हैं या समुद्रगुप्त हैं। तो सही जवाब है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य सही जवाब है ना। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात किस राजवंश ने मगध पर शासन किया? मौर्य नंद वंश के बाद आया कि शुंग आया, गुप्त आया, कुषाण आया? नंद वंश के बाद आया आखिर कौन? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखे हैं, उस पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र है, ऋग्वेद है, पुराण है या इंडिका है? तो सही जवाब है कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। इंडिका सही जवाब, यही सही है। घर मेगास्थनीज की पुस्तक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, कौन है वो? दव्यावदान है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है या अशोक का शिलालेख है? कौन है इनमें से? तो सही जवाब है कि पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन जो है वो इंडिका में मिलता है ना। इसके अलावे और आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? यानी दक्कन को किसने जीता? अशोक ने जीता, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? कौन सा मौर्य राजा दक्कन को जीते थे, दक्कन क्षेत्र को? तो सही जवाब है कि चंद्रगुप्त जीते थे, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया? ये मेगास्थनीज है भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। तो कहा जाता है मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था, है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज से बना था? जो पाटलिपुत्र वाला महल है, ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का या मिट्टी का? कहा जाता है कि मूल रूप से यह लकड़ी का बना हुआ महल था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र का महल, है ना। अगले प्रश्न, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किया किसने आश्रय गृह के रूप में किया? देखिए, बराबर की जो पहाड़ी गुफा है ना, गया जिला वाला, इसमें जो है 2 से इसका संबंध है। पहला तो है कि जैन लोगों को भी इसने आश्रय दिया, है ना। इसके बाद आजीविकों ने, है ना, ये जो है इसका उपयोग आश्रय के रूप में किया। विकल्प में आजीविको दिया हुआ, लेकिन इसका संबंध जैन धर्म से भी है, बराबर गया जिला की जो गुफा है उसका। आगे बात करते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कौन सा ऐसा अभिलेख है जो इसके बारे में वर्णन करता है, चंद्रगुप्त के बारे में, है ना। उस अभिलेख में है कलिंग का अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपारा अभिलेख? कौन सा अभिलेख है जिससे यह स्पष्ट होता है? तो कहा जाता है कि रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, इससे पता लगता है ना। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख क्या पता लगता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, है ना, कौन सा है वो? मस्की का लघु स्तंभ, रुमिनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ? इनमें से है कौन? तो सही जवाब है भाब्रू स्तंभ, जिसने स्वयं को अशोक ने मगध का सम्राट बताया है ना, भाब्रू स्तंभ में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित करने वाला चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा जाता है। इसमें जो है ना, आपकी सुविधा के लिए हम क्या किए हैं कि सामने सामने मिला दिए हैं, यानी सुमेलित है पूरी तरह से, ताकि सुविधा हो याद करने में। जैसे चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है, बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं, अशोक को प्रियदर्शी कहते हैं और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते हैं। ये सभी विकल्प सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, है ना, किनके द्वारा किया गया? प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है कि चंद्रगुप्त के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनाया, है ना? सांची का स्तूप किसने बनाया? विकल्प में है अशोक ने बनाया, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने और खरगोन ने। तो इसका सही जवाब होगा कि सांची का जो स्तूप है अशोक ने ही बनाया। सही जवाब यही होगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो इस विकल्प में है जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स प्रिंसेप। तो सही जवाब यही होगा, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक को शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? यानी कलिंग विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में? शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12, शिलालेख 13। तो इसका सही जवाब है कि 13वें शिलालेख में है कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंबिसार या बिंदुसार? इनमें कौन राजा था जो जनता के संपर्क में रहता था? तो सही जवाब है कि अशोक सबसे ज़्यादा जनता के संपर्क में रहता था, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अशोक का कलिंग विजय कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व या 221 ईस्वी पूर्व या 321 ईस्वी पूर्व या 223 ईस्वी पूर्व? इन्होंने कलिंग को कब जीता? तो सही जवाब है कि 261 ईस्वी पूर्व में इन्होंने कलिंग को जीता, है ना। इसके अलावे इसका विकल्प जितना है सबका आंसर भी बगल में दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, है ना। अपनी सुविधा के लिए मिलान कर सकते हैं इसको। और चलते हैं अब, पिछले बार हम लगातार 2-3 वीडियो से 5 क्लास की बुक हिंदी से प्रश्न देते आ रहे थे। आज भी जो है थोड़ा बचा हुआ है हिंदी से, है ना, प्रश्न। उसके बाद हम इसमें 4 क्लास से कुछ प्रश्नों को डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक और याद दिला देते हैं कि इसके हिंदी के पुस्तक का नाम कोम्पल है, भाग 3, है ना। और चौथा क्लास में भाग 2 है और तीसरा क्लास में भाग 1 है कोम्पल का, है ना। बुक का नाम है कोम्पल। आचार्य चरक कौन थे? ये आयुर्वेद के जानकार थे, आयुर्वेदाचार्य थे। आचार्य चरक अपने शिष्यों को लेकर जंगल कब जाते थे? पूर्णिमा की रात, है ना। सुमेलित है, पूरी तरह से आपको याद करने में सुविधा होगी, ठीक है। अब बात आया कि पूर्णिमा की रात आचार्य जंगल क्यों जाते थे? क्योंकि कुछ जड़ी बूटी चांदनी रात में ही पहचानी जा सकती थी, इसलिए वे रात में जाते थे, है ना। अगले प्रश्न है कि आचार्य चरक के शिष्यों को कितने दिनों का समय दिया गया जड़ी बूटी के लिए लाने के लिए? यानी कहा गया था ने, आचार्य चरक कहे थे कि मैं तुम्हें 30 दिनों का समय देता हूँ, वैसी जड़ी बूटी या वैसा पौधा खोज कर लाओ जिसका आयुर्वेद में कोई उपयोग नहीं होता है। कहा जाता है कि एक शिष्य को छोड़ करके जितने सारे शिष्य थे सारे चले आए, लेकिन इसके बारे में सिर्फ एक शिष्य का ऐसा बताए कि कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसका आयुर्वेद में उपयोग नहीं किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। प्रश्न क्या है, एकदम सामने सामने मिला दिए हैं। मिथिला चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र है, यानी इसके क्षेत्र का क्या क्या नाम है? कहा जाता है कि दरभंगा में पड़ता है, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्र में पड़ता है ना। मिथिलांचल का जो क्षेत्र है जिसमें मिथिला चित्रकला का वर्णन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला कितने प्रकार की होती है? तो कहा जाता है कि ये 2 प्रकार का होता है, एक तो भीति चित्र होता है और दूसरा कल्पना बनाया जाता है, यानी ये दोनों तरह का चित्र बनता है उसमें, है ना। किसकी चित्र बनाई जाती है उसमें? तो कहा जाता है कि मधुबनी चित्रकला में जो है हिंदू देवी देवताओं की चित्र बनाई जाती है, नंबर 1, और दूसरा प्राकृतिक नज़ारे का चित्र बनाया जाता है न, उगते हुए सूर्य का, इस तरह से जो प्राकृतिक नज़ारा नेचुरल। मधुबनी चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो कहा जाता है कि इसमें चटक रंग का प्रयोग किया गया है ना।
मधुबनी चित्रकला में चटक रंगों का प्रयोग किया गया था, किया जाता है, आज भी चटक रंग का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मिथिला चित्रकला को पहली बार दुनिया के सामने कौन लाए? कहा जाता है ब्रिटिश अधिकारी WG आर्थर ने 1930 के दशक में दुनिया के सामने पहली बार लाए मिथिला चित्रकारी को। कौन कहते हैं कि मिथिला चित्रकला में अपार संभावनाएं हैं? तो प्रोफेसर डेविड सेंटेन कहते हैं ना कि मिथिला चित्रकला में अपार संभावनाएं हैं। मधुबनी में मिथिला कला संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में की गई। यहाँ 23 लिखा गया है, गलत है, 2003 होगा, है ना, 2003 ये होगा इसके जगह पे। मधुबनी चित्रकला संस्थान की स्थापना 2003 में की गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस चित्रकला में किन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली? गंगा देवी एवं सीता देवी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली। मिथिला चित्रकला में प्राकृतिक रंग के बदले कौन सा रंग का उपयोग होने लगा? तो एक्रिलिक रंग का उपयोग होने लगा। कहा जाता है कि ये रंग जो है ना जल्दी उखड़ता नहीं है, आसानी से ये मतलब ये लंबे टाइम तक जो है टिका रहता है। 5 क्लास का हिंदी का बुक समाप्त हो गया। अब हम कक्षा 4 विषय हिंदी, देखिए इसके बुक का नाम है कोम्पल भाग 2, इसी से शुरू किए हैं। कहता है पहली कविता जो है याद तुम्हारी आती है। इसके कवि कौन है? तो इसके कवि रामनरेश त्रिपाठी हैं। याद तुम्हारी आती है किनके लिए कहा गया, यानी किनके बारे में कहा गया कि तुम्हारी याद आती है? तो ये भगवान के लिए कहा गया है कि तुम्हारी याद आती है। अगला जो दूसरा अध्याय इसका है वो कहानी चार मित्र के कहानीकार। चार मित्र नाम का एक कहानी है, उसके कहानीकार हैं विष्णु शर्मा। यह पंचतंत्र से ली गई है ना। तो कहा जा, और अगला प्रश्न है इसमें कि ये चार मित्र जो थे कहानी में, ये चारों मित्र कौन कौन से चार मित्र थे? तो एगो चूहा, कौआ, कछुआ और हिरन, यही चारों मित्र थे आपस में, इन्हीं की कहानी है ना। और आगे देखते हैं इसमें हम पूरी तरह से मतलब आज के लिए इतना ही। आगे जो है हम लोग देखेंगे चौथे क्लास के हिंदी से और जीके से, अगली बार देखते रहेंगे प्रश्न को। इस वीडियो को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को दिखाइए, बताइए लोगों को, है ना। और हम लोग आराम से तैयारी करते रहें। आइए तैयारी करते हैं, है ना। इतनी बार देखिए जब तक कि ये वीडियो के सारे प्रश्न आपको याद नहीं हो जाए, तब तक आप देखते रहिए।